क्या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए अब? सिल्वर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आगे फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट है। हमारा एक टैगलाइन हमारी इंडस्ट्री ने दिया हुआ है, सिल्वर इज अ न्यू गोल्ड। किसी ज्वेलर को अगर पता करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है या कौन सी डिज़ाइन बेस्ट आगे चल सकती है तो वो कैसे पता करी जा सकती है? अगर ज्वेलर्स को ये पता करना है कि कौन सी डिज़ाइन मार्केट में सबसे ज़्यादा बूम कर रही है तो आज की तारीख में इमिटेशन ज्वेलरी जो है उसके ऊपर ज्वेलर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्या सिल्वर का यूसेज डिफेंस प्रोडक्ट्स में भी होता है? डिफेंस प्रोडक्ट का तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ जब वॉर होता है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो गोल्ड के ऊपर करता है। सर, एंटिक ज्वेलरी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बट देखा जाए तो एंटिक ज्वेलरी महंगी बहुत मिलती है, सिल्वर में स्पेशली। बहुत सारे ब्रांड्स भी आ गए जो एंटिक ज्वेलरी के नाम पर सिल्वर को उसकी रेट से ज़्यादा बेचते हैं, तो कितना सही है ये? सिल्वर के अंदर आप देखोगे ना तो एंटिक ज्वेलरी सबसे अच्छी और हाई लेवल पे बिक रही है। मतलब मेरा अभी तक का जो सर्वे या अभी मैंने जो सिल्वर शो अटेंड किया था तो वहाँ पे भी हमने देखा कि कस्टमर का जो रुझान कहते हैं कि या कस्टमर का जो थॉट प्रोसेस है वो एंटिक ज्वेलरी में सिल्वर सेगमेंट में अगर एंटिक ज्वेलरी मिल रही है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ईजीली सेलेबल आइटम हो गया है। और आप देखोगे ना तो एंटिक सिल्वर ज्वेलरी और एंटिक गोल्ड ज्वेलरी को सामने रखोगे ना तो दोनों के एरिया में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो उस लेवल की पॉलिशिंग, उस लेवल की हम कह सकते हैं कि फाइलिंग, उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग, उस तरह की कटिंग, ये सारी चीज़ें जो गोल्ड में मेंशन की जाती है वो सेम चीज़ एंटिक सिल्वर ज्वेलरी में मेंशन की जा रही है। तो लोगों का एक तो गोल्ड के प्राइस इतने होने के कारण सिल्वर की तरफ झुकाव वैसे भी बढ़ चुका है। और उस पर भी क्या होता है कि जहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग से या हम कह सकते हैं जिनसे हम डीलिंग कर रहे हैं ना तो वो लोग उसके ऊपर भी 1.5-2 साल की वारंटी दे रहे हैं। तो अब 1.5 से 2 साल का वारंटी का मतलब क्या हुआ कि आदमी अगर 365 दिन मतलब 1 साल होता है, क्या वो 365 बार भी पहनेगा? क्या उसको नहीं पहनने वाला है। तो आराम से आप समझ के चलो ना कि वो ज्वेलरी 5 से 7 साल तक तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और जब भी आएगी तो वापस उसको पॉलिशिंग करा के वो सिल्वर को एंटिक ज्वेलरी का जो पानी वगैरह चढ़ाना होता है उसकी पॉलिशिंग करानी होती है, वो सारा करके वापस वो सही हो जाता है। तो एंटिक ज्वेलरी सिल्वर में बहुत ही डिमांडेबल है। और इवन जितनी भी छोटी छोटी ज्वेलरी आ रही है लोगों को लगता है कि वो बहुत महंगी क्यों है, कि एंटिक ज्वेलरी क्यों कॉस्टली जा रही है, क्योंकि उसका जो हम कह सकते हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो लग रही है ना वो सिमिलर कॉस्ट लग रही है जो हमारे गोल्ड में लग रही है। सिर्फ गोल्ड में क्या होता है कि कॉस्टिंग बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वहाँ पे गोल्ड का हम कह सकते हैं कि वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाती है। यहाँ पे सिल्वर की वेस्टेज जाने के बाद भी वो सिल्वर का इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि सिल्वर आती है 100-125 रुपये ग्राम के हिसाब से और गोल्ड आ रहा है आज की तारीख में 1 लाख रुपए के हिसाब से, मतलब 10,000 रुपये ग्राम के हिसाब से। तो ये दोनों की कंपैरिजन करें तो मार्केट के अंदर सिल्वर एंटिक ज्वेलरी करीबन आपको 300 रुपये के आसपास परचेस करनी ही पड़ेगी। सर, सिल्वर पर रिटर्न 2025 में कितना मिल सकता है? क्योंकि अभी देखें तो वॉर की सिचुएशंस भी बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, तो क्या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए अब? सिल्वर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आगे फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट है। और हमारा एक टैगलाइन हमारी इंडस्ट्री ने दिया हुआ है कि सिल्वर इज़ अ न्यू गोल्ड। मतलब हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक गोल्ड है। और बहुत ऐसे जो रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक थे उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि सिल्वर आगे चल के 86 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है, 82 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि आज की तारीख में जो 1 लाख की सिल्वर चल रही है वो फ्यूचर में करीबन 82 लाख रुपए तक की जा सकती है। तो ऐसे प्रिडिक्शन मार्केट में बहुत हो रहे हैं, लेकिन हम जादुई प्रिडिक्शन पे इतना फोकस ना करके जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो चल रहा है, क्योंकि सिल्वर का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके चिप्स वगैरह बनाने में भी हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि एयरपोर्ट पर भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और साथ में गोल्ड के भाव बढ़ने के कारण ज्वेलरी में भी मतलब हम कह सकते हैं 10x टाइम अब यूज़ होने लगा है सिल्वर प्रोडक्ट। तो इस कारण से भी सिल्वर की डिमांड मार्केट में बढ़ने के कारण आराम से 25 to 30% आपको रिटर्न सिल्वर दे ही देगा 2025 के एंड तक। क्या बात है सर, जैसे अभी सिचुएशन चल रही है 2025 में वॉर जैसी सिचुएशन हर जगह चल रही है, तो क्या सिल्वर का यूसेज डिफेंस प्रोडक्ट्स में भी होता है? डिफेंस प्रोडक्ट का तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जब वॉर होता है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो गोल्ड के ऊपर करता है। क्योंकि जब वॉर की सिचुएशन आती है, वो किसी का भी हो, यूक्रेन का हो या रशिया का हो, इंडिया पाकिस्तान का हो, या हम कह सकते हैं कि चाइना का वॉर हो, ये किसी भी वॉर की कंडीशन में जो भी कंट्री उसके अंदर इन्वॉल्व होती है ना वो सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोडक्ट
खरीदने पे जुट जाती है। गोल्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है रॉ गोल्ड जो आता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ा लेती है ताकि उनको पता है कि आगे फ्यूचर में जब हमारे एमओ ख़त्म हो जाएंगे या इसकी नीड पड़ेगी तो हमारी बाइंग प्रोसेस में गोल्ड ही हमको काम आने वाला है। तो गोल्ड जितना ज़्यादा रहेगा उतना करेंसी ज़्यादा छप सकती है और उतना ही वो ट्रेडिंग ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ परचेज कर, क्योंकि सारी की सारी जो हमारी मिलिट्री एक्टिविटी है, जिसे हम कह सकते हैं कि हथियार है या राफेल्स है या जो भी हमारे जेट एयरवेज, ये सब जो भी हम जो चीज़ भी खरीद रहे हैं, तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी भारत की तो है ही नहीं ना, और ना ही किसी इंडिविजुअल कंट्री की होगी। तो जो कंट्री कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इसकी बनाएगा तो उसका जीडीपी तो ऐसे भी ग्रो करने वाला है, लेकिन अगर हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है तब हमारे लिए एक प्रायोरिटी बन जाती है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, तो ये हर कंट्री की लायबिलिटी में आ जाता है। क्या बात है सर। किसी ज्वेलर को अगर पता करना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है या कौन सी डिज़ाइन बेस्ट आगे चल सकती है तो वो कैसे पता करी जा सकती है? अगर ज्वेलर्स को ये पता करना है कि कौन सी डिज़ाइन मार्केट में सबसे ज़्यादा बूम कर रही है तो आज की तारीख में इमिटेशन ज्वेलरी जो है उसके ऊपर ज्वेलर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इमिटेशन ज्वेलरी मार्केट जो है ना वो बहुत बड़ा मार्केट है। और जब ज्वेलर्स उस इमिटेशन ज्वेलरी मार्केट को फोकस करता है तो उसको ट्रेंड समझ में आ जाता है कि कस्टमर को पसंद क्या आ रहा है, कस्टमर कौन सी ज्वेलरी को ज़्यादा पसंद कर रहा है या ज़्यादा वेयर करने के लिए उत्सुक है या कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बाई हो रही है, तो उससे भी उनको समझ में आ जाता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चाहिए। क्योंकि कस्टमर को प्रॉब्लम गोल्ड से, सिल्वर से या इमिटेशन से नहीं है, कस्टमर को वो इमिटेशन मतलब वो प्रोडक्ट गोल्ड और सिल्वर में नहीं अवेलेबल होने के कारण वो इमिटेशन पे फोकस कर रहा है। या तो उसका बजट नहीं है तब जाके वो इमिटेशन में जाता है, और या तो उसका बजट है लेकिन सेम प्रोडक्ट उसको गोल्ड या सिल्वर में अवेलेबल नहीं हो रहा है, तब जाके वो इमिटेशन मार्केट में एंटर करता है। तो इमिटेशन मार्केट हम कह सकते हैं कि हमारा एग्जाम्पल या हमारा हम कहते हैं ना ट्रायल मॉडल हो सकता है। तो ज्वेलर्स को इमिटेशन मार्केट को ट्रायल मॉडल्स के हिसाब से कनेक्ट करना चाहिए और जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक रही है वैसी चीज़ें उनको बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो सर जैसे भी मार्केट में इमिटेशन ज्वेलरी में बहुत बड़े बड़े लोग घुसे, जैसे संदीप माहेश्वरी जी है, अपना एक इमिटेशन ज्वेलरी का ब्रांड लेके है प्राओ के नाम से, तो ये इनका यूएसपी है कि बेस्ट डिज़ाइंस ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर इनके डिज़ाइंस को लेकर भी क्या ज्वेलर इनके डिज़ाइंस को कॉपी कर सकते हैं या इनके यहाँ से आइडिया ले सकते हैं? देखो डिज़ाइन तो ऐसे भी कॉपी होती है ना, डिज़ाइन किसी के कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि कोई भी डिज़ाइंस में थोड़ा बहुत भी आप चेंज लेके आ जाओ तो उसके कॉपीराइट्स ऐसे भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर कोई भी मतलब अगर संदीप माहेश्वरी अगर अपनी ब्रांड को लेके आ रहे हैं, इमिटेशन ब्रांड को लेके, या कोई भी लेके आ रहा है, तो ज्वेलर्स जो है जो रियल गोल्ड, रियल डायमंड या रियल सिल्वर में डील कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उनको तो ये सारी चीज़ों पर वॉच करना ही चाहिए, क्योंकि डिज़ाइंस क्या है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि वो डिज़ाइन पसंद करने वाला कस्टमर है, तो कस्टमर के माइंडसेट के हिसाब से अगर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी सेल करना शुरू हो जाती है। ठीक है। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज्वेलर्स की रहे, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आए कि कैसे अपनी लोकल एसोसिएशन से जुड़े और कैसे पता करें उन तक कैसे पहुंचा जा सके? मेरा ऐसा मानना है कि अभी भारत के अंदर 3 बड़ी बॉडी काम कर रही है। एक है GJPC जो स्पेशली एक्सपोर्ट डिवीज़न पे बहुत बड़ा काम करती है, एक है GJC जो जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसलिंग के हिसाब से बहुत अच्छा काम करती है ज्वेलर्स के लिए, और तीसरी बॉडी है IBJA, इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन। तो ये भारत की मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़ी बॉडी है जिसके साथ हर ज्वेलर्स को अपने हिसाब से जुड़ना चाहिए, अपने समय पे जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एजुकेशन सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे आपको ट्रेंडी सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे आपको ग्रोथ सिस्टम भी समझाया जाता है, कैसे आप ग्रोथ कर सकते हो, मार्केट क्या चल रहा है, ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल प्रेफरेंस जो होते हैं वो आपको ये बॉडी प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा आप जो सिटी में रह रहे हो उस सिटी की एक लोकल एसोसिएशन भी होगी, तो आपकी फ़र्ज बनती है उस लोकल एसोसिएशन के साथ जुड़ना, वहाँ के मेंबर बनना, ताकि जब आप कहीं पे भी आगे बढ़ोगे या ग्रोथ करोगे तो आपकी एसोसिएशन के साथ जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपके ऊपर भरोसा बहुत अलग लेवल का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कंपनी को एक अच्छी लेवल पे ले जाना चाहते हो तो आपको लोकल और साथ में नेशनल ऐसे एसोसिएशन के साथ एस्टैब्लिश होना पड़ेगा, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा।